मेरा फोन अभी मेरे पास नहीं आया, 1 मिनट बस मेरे पास आ जाए बस, खाली जल्दी आओ। आ गया मैम। आप चाहें तो मेरा फोन अब डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, तब तक मैं लिंक वगैरह शेयर कर लूंगा। तो अभी फ़ोन मुझे मतलब अपने पास रखना है, नहीं रखना है? हाँ रखे रहेंगे आप तो अच्छा है ना, इससे क्या होगा कि हाँ, मैंने उनसे 1 घंटे के लिए फ़ोन मांगा है। हाँ तब ठीक, फिर नेट कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी आपके पास। ठीक है, तो अभी 1-2 मिनट बाद आप मुझे थोड़ा सा हिंट करेंगे कि कब मुझे बोलना शुरू करना है? मैं वहाँ पे कमेंट कर दूंगा। ओके ओके, थैंक है यू। ना, और ये रिकॉर्डिंग में भी स्टार्ट है आपकी, जो भी बोल रहे हो वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, स्क्रीन पे जा ओके रहा ओके, ठीक है। है। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। कहाँ गया आदित्य? आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले इस लाइव कार्यक्रम की टीम एवं सदस्य वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती उत्तरा वर्मा जी को मैं, जो अभी इस वक्त अभी हमारे बीच नहीं रही हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मेरा नाम खुशबू वर्मा है, मैं भोपाल से हूँ और वर्तमान में मैं एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर इंदौर में वर्किंग हूँ। और इसके पहले अगर मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो मैंने MS सोशल वर्क किया हुआ है। इसके साथ मेरा DCA कंप्लीट है और प्रेजेंट में मैं PG डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी डिप्लोमा कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये ग्रुप मेरे लिए नया है और ये समाज के ग्रुप के लिए मैं भी एक तरीके से नई हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ मैं भोपाल से हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरे 3 छोटे भाई हैं और इसके साथ साथ मेरे फादर जो 2022 में कैंसर की वजह से वो एक्सपायर हो गए हैं। तो जैसे कि मैं सेशन को स्टार्ट करूँ, कुछ एक्सपीरियंस अपने शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि 2022 में मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तब हमने बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी, नोटिस करी, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। लेकिन जब मैं 12th क्लास में थी तब मैंने देखा कि मेरे परिवार में हम 4 भाई बहन, मम्मी पापा थे। उस टाइम पे सिर्फ पापा जॉब करते थे और पूरा घर का खर्चा उठाते थे। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि अकेले पापा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरे घर का खर्चा उठा रहे हैं, तो क्यों ना मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ और अपना खर्चों को, एटलीस्ट अपने खर्चों को पूरा करूँ। तो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि 12th के बाद से ही मैं जॉब शुरू करूँ और इंडिपेंडेंट रहूँ। तो आफ्टर 12th ही मैं आज तक इंडिपेंडेंट हूँ। आफ्टर 12th मैंने शुरुआत में कुछ प्राइवेट कंपनी में काम किया, उसके बाद मैंने NGO में काम किया
उसके बाद मैंने एम्स भोपाल में काम किया। एम्स भोपाल के बाद फिर मैं यहाँ पर पिछले 3 वर्षों से मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पर वर्किंग हूँ, NHM के अंडर में, MGM मेडिकल कॉलेज एज अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। और इसके पहले मैंने एम्स में भी साइकेट्री डिपार्टमेंट में काम किया है। तो एक चीज़ हमने जो नोटिस करी कि जब 2022 में मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो उस समय मैं एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशन, मतलब मैं काउंसलर तो हूँ, लेकिन इमोशनली मैं स्ट्रांग थी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं नहीं समझ पाती थी। जैसे कि जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो क्या होता है कि उस समय समझ में आया कि अपना कौन है, पराया कौन है, हमें कितना स्ट्रांग होना है, हमें कैसे डिसीजन लेना है। तो जब फादर मेरे एक्सपायर हुए तो उस टाइम पे 1.5 साल उनका इलाज चला, उनको कैंसर था। और इसमें बहुत कुछ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें मैंने बहुत कुछ नोटिस किया कि किसी ने, हमारे वैसे रिश्तेदार बहुत हैं, परिवार के लोग बहुत हैं, लेकिन उस टाइम पे किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि उस समय मेरा जो अपना परिवार था, मेरे 3 भाई और मम्मी और हमने मिलके ये डिसीजन लिया कि हमें खुद को ही कुछ करना है, और भगवान भरोसे हमने हिम्मत जुटाई और हम कंटिन्यू हमने इसको आगे किया। तो बिफोर आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि ये जो हमारा ग्रुप है, तो बाकी जो लोगों का समाज का ग्रुप होता है, उसमें कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे ही हमारे समाज में भी हो। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर हम एजुकेशन को लेके कहें तो मेरे परिवार में, मेरे फैमिली ने जितना स्ट्रगल मैंने किया है, उतना स्ट्रगल मेरी फैमिली ने भी किया है। आज मैं जहाँ पे भी हूँ अपनी फैमिली की वजह से हूँ। तो अगर हम कहें कि हमारे समाज में अभी भी कई जगह पर ऐसा होता है कि कुछ लोग बेटियों के पढ़ाने के सपोर्ट में कम होते हैं। उनका कहना ये होता है कि बेटियों को पढ़ा के क्या होगा, शादी हो जाएगी, ससुराल चले जाएंगे और उसका अपना खुद का घर परिवार होगा। तो ऐसे में ये सोच कहीं ना कहीं ये गलत है। जिस तरीके से उनका कहना है कि बेटा कमा सकता है, घर चलाएगा, परिवार चलाएगा, भरण पोषण करेगा, तो बेटी भी कर सकती है। तो हम जितना एजुकेशन बेटे को दे रहे हैं, हमको उतना ही बेटी को भी देना है। दूसरा, हमारे समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए हमें खुद आगे आना होगा। कई बार कुछ रिश्ते जो डिजर्व करते हैं, जो एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, वो छूट जाते हैं या उनसे उनकी शादी नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ कि दहेज प्रथा कहीं ना कहीं ये भी है। तो हमें इसके लिए काम करना है। इसके साथ साथ प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ओके, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मानसिक स्वास्थ्य। तो आप लोग क्या समझते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? तो जैसे ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, वैसा ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य में क्या होता है कि हमें चीजें महसूस होती है, हमें दर्द महसूस होता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य एक मन की समस्या, एक मन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो कई बार धीरे धीरे महसूस होती हैं या दूसरे व्यक्ति को समझ में आती है कि इनको ये समस्या है। तो अगर हम कहें देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, लाइक कि मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई स्वास्थ्य ही नहीं है। कोई व्यक्ति जो अपनी क्षमता को पहचान सकता है, अपने दिनचर्या में आने वाली परेशानियों से निपट सकता है, तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव होकर वो अपनी भूमिका समाज में निभा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो मानसिक स्वास्थ्य के साथ डील कर रहा है। थैंक यू। तो अगर हम कहें कि मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है, हमें कैसे समझ में आएंगे, हम कैसे समझ सकते हैं, हमें महसूस कैसे होंगे, हम कैसे पहचाने? तो कोई व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से बहुत अंदर से परेशान नज़र आ रहा है, बेचैन नज़र आ रहा है, अकेले रहने का मन कर रहा है उसका, वो लोगों से अलग हो रहा है या उदास रहता है, रोता रहता है, पहले से बदल गया है, या अब वो कह रहा है कि या कह रही है
कि उसको आत्महत्या संबंधी विचार आ रहे हैं कि अब क्या करूं, जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। तो ये लक्षण हो गए। साथ ही साथ जिस काम में पहले उसका मन लगता था और अब नहीं लग रहा है, तो ये चीजें है ना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, अपना ख्याल नहीं रख पाना, टाइम पर नहाना, अपना काम करने पर ध्यान ना दे पाना, हम ये कह सकते हैं कि ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ये लक्षण हम कहीं देखें तो हम कह सकते हैं कि परेशानी है। दूसरा, तनाव क्या होता है? जब हम किसी चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि उससे हमें समस्या शुरू हो जाए, इतना ज्यादा उसी के बारे में सोचना कि बस वही स्ट्रेस मन में चल रहा है, पूरे टाइम वही चल रहा है, उसके बारे में हम सोच रहे हैं, अपना पूरा समय उसको दे रहे हैं, पूरा एनर्जी दे रहे हैं, सारे काम छोड़ के उसके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हमको इससे संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो अगर तनाव ज्यादा होता है तो हमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? जैसे कि शारीरिक परेशानी, जिसमें हेडेक हो गया, यानी सर दर्द होना, सीने में दर्द होना, थकान, कमजोरी महसूस होना, इसके साथ चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डर महसूस करना और लगातार किसी भी चीज के बारे में सोचना, भूलने की समस्या होना, ये समस्या हो सकती है। या भूख में बदलाव, समाज के लोगों से अलग होना या आराम नहीं मिलना, ये भी हम कह सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि सिर्फ समस्या के बारे में सोचने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कई बार हम ये देखते हैं कि हमारे माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए, कोई भी हो गया, अगर वो चिंता कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, मान लीजिए कि माता पिता को बच्चों की भविष्य के बारे में चिंता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, भविष्य क्या होगा उसका, तो उनका चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन क्या इतना चिंता करना जिससे उनको समस्या होने लगे, ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। तो हमें उसको मैनेज करना है। हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, हम काम कैसे कर सकते हैं उस पर, कि हम आगे कैसे बढ़े, तो वो मैं एंड में आपको हम उसके बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अब कुछ चीजें हमारे लाइफ में ऐसी भी होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और हमारे साथ अभी कोई, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, कोई व्यक्ति है और हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे जैसा हो जाए, या मैं जो चाहती हूँ या मैं जो चाहता हूँ वो मेरे जैसा रिएक्ट करे, या मैं जो चाहता हूँ जैसे वो रहे वैसा वो करे। तो मान लीजिए हमें क्या करना होता है पहले, कि हमें समझना होगा वो व्यक्ति शुरुआत से कैसा था। क्या वो शुरुआत से चंचल मन का था, या वो शांत मन का था, या थोड़ा गुस्सैल था। तो हम किसी को अपने अनुसार तुरंत बदल नहीं सकते। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि व्यक्ति बचपन से कैसा था उस समय पर। जी बिल्कुल, हम ओवर थिंकिंग के बारे में भी बात करेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो हमें समझना होगा कि हम किसी व्यक्ति को तुरंत नहीं बदल सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें समझना होगा कि व्यक्ति बचपन से, शुरुआत से कैसा था। हमें ये एक्सेप्ट करने के बाद उसको समझाना होगा, अपनी बात उसके सामने रखनी होगी, उससे डिस्कस करना होगा, उसके बाद हम ये चीजें कर सकते हैं। अब कई बार शादी के बाद अगर हम बात करें, हमारे समाज में हमने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं कि शादी के बाद क्या होता है, शुरुआत में सब चीजें बहुत अच्छी चलती है, सास बहू की बहुत अच्छी पटती है, नंद की और भाभी की बहुत अच्छी पटती है। लेकिन कई बार शुरुआत में सब पटने के बाद में ऐसा होता है कि रिश्ते में थोड़ा बहुत करवाहट आने लगती है, या अच्छा नहीं चल रहा होता है। तो क्यों नहीं चलता है? तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला एडजस्टमेंट, दूसरा हो सकता है इन्वायरमेंटल। यानी देखिए, अगर कोई भी चाहे वो आपकी बहू हो या आपकी बेटी हो, अगर वो शादी के पहले 20 साल या 22 साल या 25 साल एक अलग माहौल में रही हैं और अब वो शादी करने के बाद अलग माहौल में आई हैं, तो हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत होगी कि हम उसको समय दें, क्योंकि उसके लिए माहौल नया है, लोग नए हैं, इन्वायरमेंट नया है, नया नियम है, नई जगह है। तो उसको समझने के लिए हम उनको थोड़ा समय दें। हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो सब कुछ हमारे हिसाब से ही करेगी, या हम उसको ताने ना दें कि तुम नहीं कर पा रही हो या तुम क्यों नहीं कर पा रही हो। तो हमें थोड़ा समय देना है, हमें समझना है, और ये केवल एक पक्ष को नहीं समझना है, दोनों पक्ष को समझने की जरूरत है, सास को भी
या नंद को भी या भाभी को भी, जो भी बहू आई हैं उनको भी, कि थोड़ा समय लग सकता है, अचानक से चीज़ों में बदलाव नहीं होगा, थोड़ा ये चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, कई बार लोग कहते हैं या फिर हमने नोटिस किया होगा, बच्चे होने के बाद महिलाओं के स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है। कैसे परिवर्तन आ सकता है स्वभाव में, कि पहले अपने परिवार पे ध्यान देती थी, अपने घर वालों को खाना समय पर देती थी, अपने पति का ध्यान रखती थी, लेकिन अब बच्चा होने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ाहट उनमें आ गया है, थोड़ा गुस्सा आ गया है, समय नहीं दे पा रही हैं, उस जैसे पहले सेवा करती थी घर वालों की अब नहीं कर पा रही हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि देखिए, जब डिलीवरी होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, महिला को थकान की समस्या भी होती है, कमजोरी होती है, और इसके साथ साथ और भी शारीरिक समस्याएं होती है, जिसकी वजह से उनको समस्या हो सकती है। तो वो जानबूझ के नहीं कर रही हैं। हमको ये समझना होगा कि अगर इनकी जगह पर हम होते एज ए वीमेन, तो हमें भी ये समस्या हो सकती है। तो उस समय परिवार के दोनों सदस्य को समझना होगा, परिवार के सदस्यों को समझना होगा कि ये परेशानी है, ये जानबूझ के नहीं कर रही हैं। तो हमको अपनी बहू, अपनी बेटी को साथ देना होगा कि ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये समस्या हो सकती है, मानसिक समस्या हो सकती है, कोई बात हो सकता है उन्हें बुरी लगी हो, कोई बात उनके मन में चल रही हो, कोई टेंशन उनको हो, तो हमको उनसे डिस्कस करना है, पूछना है। अब मान लीजिए बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, तो हमने कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ बच्चों में क्या लक्षण होते हैं, जैसे कि जब वो 5-6 साल का हुआ, 6 साल के बाद वो स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, यानी कि एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे लगातार एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ों पे स्विच करना, या फिर एक चीज़ पे ध्यान न देते हुए लोगों से बदतमीजी करना, तेज़ आवाज़ में बात करना, किसी की बात ना सुनना, हाइपर एक्टिव होना, दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करना, थोड़ा तेज़ होना। तो मतलब नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा अगर वो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक समस्या है। तो इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो हम देखते हैं कि शुरुआत में बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, अच्छे नंबर आ रहे हैं, परसेंटेज भी अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा बाद में क्या हुआ कि पेरेंट्स अब शिकायत कर रहे कि मेरा बच्चा अब पढ़ नहीं रहा है, अब नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, अब अकेले अकेले रहने लगा है, गुमसुम रहने लगा है। तो हमको इसके पीछे का कारण समझने की जरूरत होगी। हमको कारण क्या समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार रखना है कि वो हमें अपनी बातें शेयर करें। कई बार बच्चे अपने माता पिता से खुल के बात नहीं कर पाते हैं, तो हमें समझना होगा कि क्या परेशानी आ रही है। हो सकता है स्कूल में कोई उनकी बुली कर रहा हो, यानी कि कह सकते हैं कि चिढ़ा रहा हो, खिंचाई कर रहा हो, या कई बार रिलेशनशिप के भी इश्यूज हो सकते हैं, या बुरी तरीके से वो किसी सिचुएशन में फंस गए हैं लेकिन घर वालों को नहीं बता पा रहे हैं। तो अगर ये लंबे समय से परेशानी हो सकती है, तो होती है, तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, बात करनी है, और बच्चों के दोस्तों से बात कर सकते हैं, स्कूल में बात कर सकते हैं, और ये समस्या हो सकती है तो इसके लिए हम आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चों से हमें पूछना है, उसको अकेले नहीं छोड़ना है, या फिर वो जिस हाल में उस हाल में उसको नहीं छोड़ना है। कोशिश करना है कि हम उस पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चे माँ बाप से नहीं शेयर करेंगे तो किससे शेयर करेंगे, माँ बाप उनका साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। तो हमें अपने बच्चों के लिए सीरियस होना है। एक चीज ये हो गया, ताकि हमारा बच्चा कोई आगे जाके गलत कदम ना उठाए। नेक्स्ट टॉपिक होता है जॉब। अब मान लीजिए आपका बेटा है या कोई भी व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, इसके साथ में परिवार की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, घर का खर्चा उठा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो बहुत टेंशन में है। वो घर आता है चिड़चिड़ा हो गया है, पत्नी उसको बोलती खाना खाने को तो गुस्सा कर देता है, माँ उससे बोलती बात करने को तो वो इग्नोर कर देता है, बच्चे उसके पास जाते हैं तो वो उनसे दूर होने लगता है या उनके साथ समय नहीं बिताता है। तो पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, अब ऐसा क्यों हो रहा है?
तो हमको एज अ फैमिली मेंबर हमको उनके बारे में सोचने की जरूरत होती है कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये समस्या हो सकती है, हो सकता है कि उन्हें कोई परेशानी हो, वो किसी समस्या से जूझ रहे हो, उन्हें कोई टेंशन है जो आपसे नहीं बता पा रहे हैं। तो वो जिस भी व्यक्ति से चीजें शेयर कर सकते हैं या करते हैं, हमें उनसे पता करना है कि ये चीजें क्या है, उन्हें क्या समस्या है, और कोशिश करना है कि अब उनकी हम मदद करें और इसके लिए हम आगे बढ़े। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मेल या पुरुष जो होते हैं कई बार अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि हम किसी को बताएंगे तो लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन जैसे महिला का अपना इमोशन होता है, जैसे महिलाओं को रोना आता है, बुरा लगता है इमोशनली, ऐसे ही पुरुष को भी लगता है। तो चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आपके मन में कोई भी टेंशन है, कोई भी बात है, आप अगर परिवार वालों से नहीं बोल पा रहे हैं तो आप प्लीज किसी से भी शेयर करें, लेकिन अपने मन की बात शेयर करें। तो परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने पति, भाई, बेटे की समस्या अगर महसूस हो रही है, समझ में आ रहा है, तो उनको समझे, उनको मदद करें और आगे बढ़े। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हम आगे हेल्प के लिए कहाँ जा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा ओल्ड एज। मान लीजिए 60 साल के बाद कोई भी हमारे घर में बुजुर्ग है, हमारे घर में हमारे दादा हैं, नाना हैं, वो बुजुर्ग हैं और वो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब उनको क्या समस्या आ रही है कि उनको नींद की समस्या आ रही है, वो थके थके रहते हैं, उनको याद नहीं रहता है, सुनाई भी कम पड़ रहा है, या अकेला रह रहे हैं। कई बार उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला जाता है, मान लीजिए कि मृत्यु हो गई पार्टनर की, वो अकेले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अकेलापन बहुत महसूस होता है। वो उस समय जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको अपने साथ, अपने बच्चों के साथ की, अपने परिवार के साथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उस समय एज अ फैमिली मेंबर हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस चीज को समझें कि उनका साथी जा चुका है, जिससे वो अपने सुख दुख की बातें शेयर करते थे। तो अब हमको उनका साथ देना है। ये चीजें हमने बचपन से सुनी है कि बड़े बुजुर्ग का होना बहुत अच्छा होता है, एक तरीके से उनकी छाया हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल मैं इस सवाल का जवाब दूंगी कमलेश सर। तो बुजुर्गों को साथ देना, उनको हमें इग्नोर नहीं करना है, उनको हमें इम्पोर्टेंस देनी है, उनको हमें अपने साथ बिजी रखना है। हम कहीं घूमने जा रहे तो उनको लेके जाएं, हम कहीं कुछ खा रहे तो उनको शेयर करें, हमारे साथ कुछ घटना हुई है, कुछ भी इंसिडेंट हुआ है, अगर वो पॉजिटिव है, अच्छा है, तो हम उनके साथ साझा करें, हंसी मजाक करें। क्योंकि जैसे एक बच्चा होता है स्वभाव का, वैसे ही बुजुर्ग का स्वभाव हो जाता है। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो हमें अपने बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ना है, उनका साथ देना है, उनके साथ रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो जड़ होती है परिवार की, वही होते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल आप उनका साथ दें और मदद करें उनकी। और ट्रीटमेंट के लिए कैसे आगे बढ़ना है हम डिस्कस करेंगे। तो आपका क्वेश्चन था मानसिक रोगों के कारण क्या क्या हैं। देखिए, मानसिक रोग किस किस कारण से हो सकता है। पहला, अगर आपके परिवार में वंशानुकृत कह सकते हैं हम, यानी कि आपके परिवार में किसी को पहले कोई मानसिक समस्या हो, या कोई व्यक्ति है जिसको हम कह सकते हैं, नाम ले रही, जैसे कि डिप्रेशन हो गया या अलग प्रकार की बीमारी हो गई। तो अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को पहले से, चाहे महिला है तो महिला के मायके साइड या परिवार में, या पुरुष के घर साइड या उनके परिवार में किसी को पहले से मानसिक समस्या है, तो किसी को भी उनको समस्या हो सकती है। दूसरा, न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। तीसरा, कई बार कुछ नशा करना या बाकी चीजें भी हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ओवर थिंकिंग के बारे में किसी ने पूछा था, ओवर थिंकिंग के बारे में बताइए। ओवर थिंकिंग क्या होता है? मान लीजिए किसी भी चीज के बारे में हम इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा परेशान होते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं,
सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग धीरे धीरे स्ट्रेस होते जाता है, स्ट्रेस का रूप लेता है, और स्ट्रेस आगे जा करके और आगे बढ़ता है। तो एज ए काउंसलर मैं ज्यादा डिसऑर्डर पे बात नहीं करूंगी, हम बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग को हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, एंड मैं आपको एक टेक्निक एक्सप्लेन भी करूंगी। तो ओवर थिंकिंग में हमको ये सोचने की जरूरत है कि ये जो विचार मन में आ रहा है ये किस प्रकार का विचार है, ये क्या विचार आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम कुछ भी ले सकते हैं कि विचार आ रहा है कल मेरा एग्जाम है, कैसा जाएगा। मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, ये जिसका भी क्वेश्चन था प्लीज आप सुनिएगा और मुझे आंसर करिएगा कि हाँ आपको अच्छा लगा जवाब या नहीं, या आपको समझ में आया कि नहीं। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको ओवर थिंकिंग हो रही है कि कल उसका एग्जाम है और कैसा जाएगा। तो ये तो विचार हो गया, लेकिन हम इसको कम कैसे करें, इस पे काम कैसे करें। तो हमको ये समझना होगा कि एग्जाम कल है और रिजल्ट उसके बाद आएगा। तो ये चीज हमको समझने की कोशिश करना है कि हमें प्रेजेंट में क्या करना है, हमें आज में क्या करना है जिससे मेरा कल एग्जाम अच्छा जाए। तो आज अपने पढ़ाई पे जो भी हमारा कल एग्जाम है हमें उस पर फोकस करने की जरूरत होगी, क्योंकि देखिए हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो थॉट आते हैं, वी कांट कंट्रोल देम, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको मैनेज कर सकते हैं। सो मिस्टर प्रशांत कचेर जी, हम अपने थॉट को मैनेज कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टॉप, थॉट मुझे ना आए, विचार मुझे ना आए, ऐसा नहीं बोल सकते। हम उसको मैनेज करेंगे, है ना, कि थॉट क्या आ रहा है, अभी क्या जरूरत है मुझे। हम डीप ब्रीथिंग लें, पानी पिए और अपना जो पढ़ाई है हम उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि चिंता करने से रिजल्ट नहीं बदलेगा, ना ही ज्यादा सोच विचार करने से रिजल्ट बदलेगा। रिजल्ट बदलेगा, आपका रिजल्ट कब डिसाइड होगा, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, आज अपना एग्जाम अच्छे से देंगे तो आपका रिजल्ट बदलेगा। तो एक चीज ये हो गया, वी कांट कंट्रोल आवर थॉट्स और ओवर थिंकिंग, बट वी कैन मैनेज, हम मैनेज कर सकते हैं उसको। तो एक चीज ये हो गया। प्रशांत, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, कोई और क्वेश्चन होता तो आप कर सकते हैं, है ना। दूसरा, अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको दिखाई देता है कि वो बहुत ज्यादा साफ सफाई को लेकर के एंशियस है, मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई को लेकर टेंशन में रहता है, बार बार सफाई चेक करना, ताला चेक करना कि ताला लगा कि नहीं लगा, या फिर हम कह सकते हैं कि सफाई घर में है कि नहीं है, या उसको मन में कोई डर है कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, जबकि रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, लेकिन मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, या हो तो नहीं जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसको ये प्रॉब्लम अगर हो रही है, रिपोर्ट अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, उसको तब भी डर है, तब भी उसको ये परेशानी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। दूसरा, एक IBS भी होता है, जिसे हम कह सकते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम्स, जिसमें कई बार पेट साफ नहीं होता है। थैंक यू प्रशांत। तो पेट साफ नहीं होता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है ना, और वो ठीक नहीं हो पाती, कई बार हम इलाज भी लेते हैं, ठीक नहीं हो पाती है। तो हम कोशिश करें कि इस चीज को हमें समझना होगा कि ये समस्या कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है ना। स्ट्रेस, एंजाइटी भी कह सकते हैं हम। एंजाइटी मतलब हमें किसी चीज के बारे में घबराहट होना, ऐसी समस्या होना कि जिसके लिए हम मतलब रुक नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, थोड़ी बेचैनी हो रही है, घबरा रहे हैं, ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो इसमें भी मानसिक स्वास्थ्य का रोल हो सकता है। तो एक ही सिम्टम हो गया। इसके साथ नेक्स्ट सिम्टम होगा जिसमें कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको मानसिक समस्या है। आपने आपके आसपास किसी को भी देखा होगा, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, महिला है या पुरुष है, वो मतलब वो अजीब प्रकार से व्यवहार कर रहा है जी, वो अजीब प्रकार से व्यवहार कर रहा है, मतलब कि किसी के ऊपर शक कर रहा है, अनइंटेंशनली वो किसी के ऊपर शक कर रहा है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोच रहा है, या ये मुझे मार देगा, या मन में बड़बड़ाना, या उसकी कानों में आवाजें आना, या इसके साथ साथ अपने हाइजीन का ध्यान नहीं दे पा रहा है, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं दे पा रहा है, गाली गलौज करना, बहुत ज्यादा आसपास के लोगों को परेशान करना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक मानसिक समस्या का ही पार्ट है।
यह एक मानसिक समस्या है। तो एक मिनट, तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये मानसिक समस्या के पार्ट हो सकते हैं और इसके लिए इलाज होता है। हम कई बार देखते हैं कि हम किसी इंसान को देखते हैं कि उसके पैर में, किसी को मान लीजिए आपका कोई भी अपना हो, उसके पैर में चोट लगी है, किसी को फ्रैक्चर आ गया है, किसी को शारीरिक बीमारी हो गई है, तो हमें दया आ जाती है कि अरे उसको तो पैर में चोट लग गई, उसको तो फ्रैक्चर हो गया है, अरे बड़ा बुरा हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं होना था। लेकिन क्या हमारे सामने अगर कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई बहुत ज्यादा, हम सरल शब्दों में अगर बात करें कि वो कहीं ना कहीं मेंटल इश्यू है उसको, वो हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो पागलों वाली हरकतें कर रहा है। कई बार लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, जैसे कि पत्थर मारना, भगाना, उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति दया क्यों नहीं आती? तो देखिए, हम एक समाज का हिस्सा है और वो लोग भी समाज का हिस्सा है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या किसी को भी हो सकती है। जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य होता है, ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य होता है। तो हमें उन व्यक्तियों के लिए भी दया दिखानी है कि ये समस्या किसी को भी हो सकती है। तो क्योंकि देखिए, व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं। ये व्यक्ति जानबूझ के नहीं करता है, उसको ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो एक चीज ये हो गया है। तो कुछ मिथ और फैक्ट के बारे में भी हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में गलत और सही अवधारणा क्या है। लेकिन इसके पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहूंगी, कुछ बच्चों से ही रिलेटेड। तो मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आप एडवोकेट हैं, मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी चीज हो, मतलब टीचर है या कहीं मजदूरी करते हैं या कोई जॉब करते हैं या खेती करते हैं, कुछ भी करते हैं आप अगर सुबह उठना चाहें तो आप सुबह उठ के आपको अपने काम पर जाना है, तो आप कैसी सुबह चाहेंगे? कि आप सुबह उठे तो चिड़ियों की आवाज आए, सुबह तरोताजा हो, मन अच्छा हो, खुश मन रहे। लेकिन कई बार हम ऐसी बातें भी देखते हैं, ऐसी चीज देखते हैं कि जब बच्चों को हम उठाते हैं सो के कि उनको स्कूल जाना है, तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि उठो, या कई बार हम डांट फटकार के बच्चों को उठाते हैं, कई बार हम ऐसा गाली गलौज भी कर देते हैं, उनके साथ हम अच्छे से व्यवहार नहीं करते, खींच तान के उठाते कि भाई उठ जा, सुबह स्कूल जाना है तुमको, उठ जाओ। या कई बार हम बदतमीजी कर देते हैं तो कि तू आज स्कूल जाना ही पड़ेगा तुझे। हमें कोशिश करना है जो चीज हमें महसूस होगी, क्योंकि सुबह उठेंगे, हम अपने काम पर जाएंगे, सुबह हमारा मन जैसा रहेगा, कई बार हमारा पूरा दिन मन में वही सब चलता रहता है। तो हमें बच्चों के साथ ये महसूस करना है कि हमारी सुबह जैसी हो वैसी बच्चों की भी सुबह हो। हम बच्चों को प्यार से उठाएं और उनको हम समझाएं कि बेटा उठो, आदत डालें हम कि उन्हें हम प्यार से व्यवहार करें। एक चीज ये हो गया। दूसरी बात, जब बच्चा स्कूल जा रहा हो, है ना, उस समय की मैं बात कर रही हूँ। जब आप ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, काम पर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी प्रोफेशन हो आपका, हम किसी एक प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोफेशन हो आपका, अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा कि आप मन ताजा हो, मन बिल्कुल सर, कमलेश कचेर जी, मैं आपको इसका आंसर दूंगी इस टॉपिक के खत्म होने के बाद। क्या नींद ना आना मानसिक रोग है, उपचार क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बताती हूँ आपको। तो आप ऑफिस ड्यूटी जा रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि मैं अच्छे से जाऊं, अच्छे मन से जाऊं, खुश होकर जाऊं। तो बच्चे के साथ भी ऐसा होता है। वो स्कूल अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उससे प्यार से बाय बोलना है, समझाना है, बेटा पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना। और कोई चीज समझ में, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि बच्चे ने कुछ गड़बड़ की भी है, तो जब वो अच्छे मन में हो, जब उसका मन अच्छा हो, मन शांत हो, वो खुश हो, तो हम उसको प्यार से बिठा के समझाएं, ना कि उसके साथ हम दुर्व्यवहार करें। इसके साथ जब आप ड्यूटी से लौटते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप पूरा दिन थके हुए हो, तो आपके साथ कोई प्यार से बात कर ले, पानी ला के दे दे,
जी थैंक यू। पानी ला के दे दे आपको और सुकून से बैठने दे, क्योंकि क्या पता आपका दिनचर्या कैसा रहा हो। आपके कार्यालय में खेती किसानी करते टाइम, मजदूरी करते टाइम, ऑफिस में, कहीं पे भी हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगा हो, किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, कोई टेंशन हो। डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू। Depression and there any solution or definitely treatment are available and we can discuss about this also. So एक चीज ये है कि हाँ, हम भी बात कर रहे थे, तो हम चाहते हैं क्या है कि बच्चा जो है स्कूल से आए तो हमें उसके साथ भी बहुत प्यार से बात करनी है, उसकी दिनचर्या पूछनी है, बेटा आज का दिन कैसा गया, किसी ने तुम्हें कुछ बोला तो नहीं, हमें समझना है और प्यार से बातचीत करनी है। एक चीज ये हो गया। दूसरा, जब बच्चा रो रहा हो, आपने उसकी पिटाई लगा दी है, बच्चा रो रहा है या उसकी पिटाई लगने के बाद वो बहुत परेशान हो गया है और वो चुपचाप से एक कोना पकड़ के शांति से बैठा हुआ है, रोते जा रहा है, तो वो क्या सोचता है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आके मेरी मदद करे, मुझे चुप कराए। हमको उस टाइम पर उनको और नहीं डांटना है या हम अपने आप को बिजी ना करें या उन पर ध्यान ना दे, ऐसी चीजें हमें नहीं करनी है। हमें बच्चे को प्यार से समझाना है। वो ऑलरेडी रो रहा है तो हम उसको और 4 बातें ना सुनाए। तो एक चीज ये हो गई है, क्योंकि देखिए ये चीज जनरल है, एक चीज आपने भी नोटिस की है कि पहले के जमाने में क्या होता था, बच्चे सुनते थे, बच्चों में सहनशीलता हो सकती थी या होती थी, लेकिन अब का जनरेशन ये है कि बच्चों में इतनी सहनशीलता नहीं है। आपने कई सारे केसेस देखे होंगे, कई बार बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार बच्चे अपने माँ बाप से खुल के अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, कई बार माता पिता अपने काम में, अपने ड्यूटी में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, ये 5 उंगली हम कह सकते हैं हमारा परिवार है। हमें अगर ये एक भी कम होगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें इन सबको बंद करके रखना है, हमें इन सब की जरूरत है। तो जितना हम अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, हमें उतना ही अपने परिवार पे भी ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों पे ध्यान देने की जरूरत है कि मेरे बच्चे के साथ क्या चल रहा है, उसे कोई परेशान तो नहीं कर रहा, उसे कोई टेंशन तो नहीं दे रहा, उसे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, उससे कोई जबरदस्ती किसी चीज के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा। तो जैसा हमारे लिए खाना पीना जरूरी है, हमारे जैसे हम बीपी के लिए दवा लेते हैं, शुगर के लिए दवा लेते हैं, भूख के लिए खाना खाते हैं, ऐसे ही हमें बाकी चीजों का भी ख्याल रखना है। ऐसे ही हम दिनचर्या बनाए कि हम अपने बच्चों को भी एड ऑन करें, उनकी समस्या भी डेली उनसे पूछें कि उनको क्या परेशानी हो रही है, उनको क्या टेंशन हो रहा है, उनका दिनचर्या कैसा गया। तो बिल्कुल आप थोड़ा सा समय निकालें, बच्चों के साथ समय बिताएं, क्योंकि आप आज बच्चे जो देख रहे हैं, आज बच्चे जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कल आने वाले समय में उनको उससे जुड़ी समस्या हो सकती है। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोगों ने कई बार ऐसे केसेस देखे हैं कि वर्तमान में सब अच्छा होता है, वर्तमान में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन बचपन की कुछ मेमोरी, जैसे कि माता पिता का झगड़ा करना या कुछ ऐसा इंसिडेंट देख लेना, कोई एक्सीडेंट देख लेना, कोई ऐसी दुर्घटना देख लेना जो बच्चा नहीं भूल पाता, वो उसको बाद में परेशानी दे सकता है। तो हम कोशिश करें फ्रेंडली रहे अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को समय दें, और ये चीजें हमें करना है। और बच्चों को अगर, जैसे कि बच्चे भी ये सेशन सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी ये चीज बताना चाहूंगी कि आप अपने माता पिता से कोशिश करें कुछ ना छुपाएं, आप अपने माता पिता से सब कुछ शेयर करें, क्योंकि देखिए माता पिता ही हमारे सर पे छत होती है, माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ होता है। कहते हैं ना, भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते, इसीलिए माता पिता को भेजते हैं। तो हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे समाज का ग्रुप है, तो मैं जनरल भी ऐसे बात करूंगी, तो जनरल भी बात करेंगे, मेंटल हेल्थ को भी लेके बात करेंगे। तो हम अपने माता पिता को इम्पोर्टेंस दें, इस चीज को समझें कि हमें उनको सब कुछ बताना है। अगर हम उनको नहीं बता पा रहे हैं तो हम लिख के उनको दे दें कि मेरे साथ ये समस्या है। हम अपने किसी सहेली को, हम अपने किसी दोस्त को, हम अपने किसी रिश्तेदार को ये सब बताएं। एक चीज ये हो गया बच्चों के लिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप डिस्कस करें, अपने मन में ना रखें।
तो कुछ चीजें ये हुई। अब एक क्वेश्चन था, क्या नींद ना आना मानसिक रोग है, इसका उपचार है? जी, नींद के लिए क्या होता है, सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। किसी को कभी कभी नींद नहीं आना, या कुछ कहीं शादी में चले गए हैं, थक गए हैं, या कुछ परेशानी हो गई है, ओकेशनली जो चीजें हो रही हैं, जो ओकेशनली चीजें हो रही हैं या कभी कभी होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये मैनेजेबल है। बट ये लंबे समय से है, काफी लंबे समय से नींद टूट जाती है या घबरा, क्या मुझे देख पा रहे हैं सभी? प्लीज मुझे कंफर्म करिए कि आप मुझे देख पा रहे हैं। मिस सविता जी प्लीज कंफर्म कर दीजिए मुझे, या कोई भी मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आप मुझे देख पा रहे, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। ओके, थैंक यू। तो हम कहां पर थे? नींद की समस्या पे। तो अगर नींद लंबे समय से नहीं आ रही है, या बीच में नींद टूट रही है, घबराहट बेचैनी के साथ नींद टूट रही है, नींद नहीं आ रही, तो बिल्कुल ये समस्या हो सकती है। इसके लिए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, सो इसके साथ एक और क्वेश्चन आया था डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन डेफिनेटली किसी को भी हो सकता है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। इसके लिए थैंक यू। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। हम ट्रीटमेंट पे भी अभी डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप पूरा सुने, तो इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। मैं एक चीज कंफर्म करना चाहूंगी, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में महसूस होता है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम कई बार पीछे हट जाते हैं, या आज भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं कि हम लोगों को शेयर करें। तो जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य के भी डॉक्टर होते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन मैं अभी देती हूँ। तो इसके साथ साथ कुछ मिथ एंड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे कि स्टिग्मा क्या है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। कि लोग बोलते हैं केवल पागल लोग ही अस्पताल जाते हैं, या पागल लोग ही इलाज लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। मानसिक समस्या में चिंता, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, अन्य प्रकार की मानसिक समस्याएं, तो ये जो समस्याएं होती हैं, इनके लिए भी इलाज होता है ना। और कोई भी व्यक्ति जिसको नॉर्मल बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है, तो वो भी अस्पताल जा सकता है, ट्रीटमेंट ले सकता है। ये मिथ है कि केवल पागल या केवल, तो एक चीज ये हो गया। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य का ट्रीटमेंट नहीं होता, तो ये एक मिथ है, ये गलत अवधारणा है। मानसिक स्वास्थ्य का भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य का इलाज होता है, ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य का भी इलाज होता है। फिर एक और मिथ है कि मानसिक समस्या साझा करेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, या लोग हंसी का पात्र बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी से अपनी समस्या के बारे में साझा कर रहे हैं, तो आपको इसमें मदद मिल सकती है। आप इसमें, आपको हल्का महसूस होगा, है ना। आप बिल्कुल इस चीज के बारे में टेंशन ना करें कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या नहीं बोलेंगे। लोग हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो आपको लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी समस्या पे ध्यान देना है, आप खुल के डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज ये हो गया। एक मिथ और है कि लोग कहते हैं कि दवा की आदत लग जाती है, तो ये भी मिथ है और ये कॉमन मिथ है। तो ये एक मिथ है। आपको डॉक्टर से प्रॉपर कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना होता है, डॉक्टर से डिस्कस करना होता है, डॉक्टर दवाई मैनेज करते हैं। एक चीज ये हो गया। दूसरा, हमारे समाज में हमने देखा होगा कई बार किसी को कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको टेंशन बहुत ज्यादा होती है, या वो अजीब प्रकार से व्यवहार कर रहा है, या थोड़ा सा परेशान है, तो कई बार ऐसा बोलते हैं लोग कि झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा, या
हम कह सकते हैं कि झाड़ फूक से परेशानी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहती हूं कि झाड़ फूक से कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति जिसको पहले से ही मानसिक समस्या है, आप उसको और परेशान कर रहे हैं, झाड़ फूक के लिए ले जा करके परेशान करके बांध के बहुत सारी झाड़ा फूकी करवा के नहीं। ऐसा कई केसेस हमने देखे हैं। एक केस मैंने ऐसा देखा था, क्योंकि मैं पिछले 4 वर्षों से इस डिपार्टमेंट में हूँ, मेंटल हेल्थ फील्ड में हूँ, तो मैंने एक केस देखा था कि 10 साल से एक आदमी को मानसिक समस्या थी। उसके उसके घर वाले उसको झाड़ा फूकी करवाते, कभी इस बाबा के पास ले जा रहे हैं, कभी उस बाबा के पास ले जा रहा है, कभी यहाँ ले जा रहा है, और वहां जाकर के कहीं बांध रहे हैं, कहीं झाड़ रहे हैं। उनको आराम नहीं मिला, बहुत पैसा गवा दिया, हर जगह झाड़ फूक करा के आ गए, इलाज उनको आराम नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने अस्पताल में दिखाया, मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाया, तब जाके उनको धीरे धीरे आराम लगना शुरू हुआ। तो झाड़ा फूक ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने समाज के सभी भाई बंधुओं को ये जानकारी देना चाहूंगी कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसा शारीरिक समस्या होती है, हमको उसको ऐसे ही सीरियस लेना है। तो अब इलाज के बारे में, जैसे मैंने कहा था, हम इलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका इलाज कहाँ होता है? तो इसका इलाज संभव है, आप अपने नियरेस्ट जिला अस्पताल में जाइए, वहां एक मानसिक रोग का एक डिपार्टमेंट होता है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का डिपार्टमेंट होता है। तो आप अपने जिला अस्पताल जाकर के डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऐसा आपको लगता है, मैं आपको सरकारी चीजों के बारे में बता रही हूँ, अगर आपका बजट है तो आप साइकाट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं, प्राइवेट भी दिखा सकते हैं। अप टू यू, आपका डिसीजन है कि आप सरकारी में दिखाना चाहें या प्राइवेट दिखाना चाहें, ये आपका डिसीजन है। लेकिन इसके लिए इलाज होता है। तो आप अपने नजदीकी जिला अस्पताल में दिखा सकते हैं, जहां निःशुल्क इलाज होता है। 5 या 10 रुपए की पर्ची कटेगी आपकी, एक ही चीज हो सकती है। और इसके साथ साथ अब हम अपने दिनचर्या को अच्छा कैसे बनाएं, हम अपना दिनचर्या में ऐसा क्या बदलाव करें कि कुछ चीजें हम जो हमारे कंट्रोल में है वो हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आप सभी जैसे कि सुबह उठ रहे हैं, कोशिश करिए सबसे पहले अपना दिनचर्या नियमित बनाइए। जैसे कि सुबह उठे हैं, उठ के फ्रेशन अप हुए, टहलने चले गए। एक मिनट दीजिएगा। सुबह उठे, टहलने चले गए, टहलने गए, थोड़ा एक्सरसाइज कर ली। आप योगा, प्राणायाम, जिम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग कैसे? जैसे स्कूल में पीटी सिखाते थे, स्कूल में थोड़ा पीटी होता था। आप घुटने की एक्सरसाइज, शोल्डर की एक्सरसाइज, कंधे ऐसे गर्दन की एक्सरसाइज, तो आप ये रेगुलर वॉक हो गया, टहलना एक्सरसाइज हो गया, ये कर सकते हैं। इसके साथ डीप ब्रीथिंग, मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूं। डीप ब्रीथिंग बताने से पहले मैं कुछ चीजें कंफर्म करना चाहूंगी, आप ध्यान से सुने। डीप ब्रीथिंग, कभी भी अगर आपको घबराहट होती है तो आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग हम एक सांस लेने की एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज होती है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। इफ इन केस किसी को भी समझ में नहीं आता, डेफिनेटली आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, विल एक्सप्लेन यू। तो डीप ब्रीथिंग कब करना है? जब आपको घबराहट महसूस हो। कब करना है? जब आपको ज्यादा सोच विचार आ रहे हो, तब आप कर सकते हैं। कहाँ करना है? जहां पर आपको आराम लगे, जहां पर आप कंफर्टेबल हो, जहां आपको सांस लेने की समस्या ना हो। मैं दोबारा बोल रही हूं, जहां आपको सांस लेने की समस्या ना हो वहां आप डीप ब्रीथिंग करें। जैसे कि कमरे में कर रहे हैं तो खिड़की दरवाजा खुला हो, आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, आपको सांस लेने में समस्या ना हो, तब आपको ये करना है। डीप ब्रीथिंग कैसे करना है? उल्टा हाथ सीने पे रखा आपने, सीधा हाथ पेट पे रखा आपने। अब मन में 1 से 4 तक गिनती गिनेंगे। गिनती कैसे गिनेंगे? जैसे कि 1, 2, 3, 4। आपने 1 से लेकर 4 तक मन में गिनती गिनी है। मन में गिनती, जब आप उल्टा हाथ अपने सीने पे रखा, सीधा हाथ पेट पे रखा, मन में 1 से 4 तक गिनती गिनेंगे। उस गिनती गिनने के दौरान आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, इनहेल करना है। फिर 3-4 सेकंड के लिए सांस रोकना है
और जितना धीरे धीरे हो सके उतना धीरे धीरे सांस छोड़ना है। यानी कि उल्टा हाथ हमने सीने पर रखा, सीधा हाथ पेट पर रखा। अगर हम बोल के गिनती गिनेंगे तो हमें सांस लेने में समस्या होगी, तो हमको ये गिनती मन में गिननी है। 1 से 4 तक गिनती गिनने के दौरान लंबी गहरी सांस लेंगे। 2-3 सेकंड या 4 सेकंड जितना आप रोक पाए उतना ही करना है, फोर्सफुली नहीं करना है। तो आपने सांस रोका, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ना है। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, या आप एक्सरसाइज कभी भी कर सकते हैं। इसको हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद वॉक हो गया, सुबह टहलना, एक्सरसाइज हो गया, डीप ब्रीथिंग हो गया। उसके बाद आप अपने काम पर जाइए, अपना काम करिए। काम करने के बाद अपने नाश्ते का भी समय बनाइए। आपका बजट जो भी हो, आपका जो भी आपके कंट्रोल में चीजें हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेगुलर फलों का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो आप जो भी खा रहे हैं नाश्ते में, कोशिश करें कि वो आपके लिए हेल्दी हो। मिर्ची, मसाला, तेल, सुबह सुबह चाउमीन, पास्ता, ये सब नहीं खाना है। जितना हो सके उतना हेल्दी आपको ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता लेना है। तो नाश्ता हो गया। नाश्ते के बाद आप अपने काम पर जाइए। अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो खाली पेट नहीं जाना है, आप काम पर जा रहे हैं तो खाली पेट नहीं जाना है। तो आप काम पर जाइए। काम पर लगातार एक ही चीजों में बिजी नहीं रहना है कि आप 4 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया बिजी है। नहीं, थोड़ा सा समय निकालें। आप किसी अपने से बात करें, कोई मनपसंद गाना सुने, कहीं टहलने चले जाएं, कोई हंसी मजाक की वीडियो देख ले, अपना मन बदले। एक ही चीज पे ध्यान फंसाकर नहीं रखना है। थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेते रहे बीच बीच में। एक चीज ये हो गया। शाम को आए, शाम को आने के बाद रेस्ट किया। कोशिश करें, नींद वाले जो व्यक्ति हैं जिनको ज्यादा समस्या होती है नींद की, कोशिश करें 5-6 बजे के बाद चाय कॉफी ना पिए। उसमें कैफीन की मात्रा हो सकती है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो 5-6 बजे के बाद चाय कॉफी नहीं पीना है। एक चीज ये हो गया। दूसरा, सोने के 2 घंटे पहले ही आप खाना खा लें, है ना। सोने के 2 घंटे पहले आप खाना खाएं, और जब आपको नींद आए तब आपको बेड पे जाना है। ऐसा नहीं है कि बेड में लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं। थैंक यू। आप बेड में लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और गाने सुन रहे हैं, तो नींद कैसे आएगी। तो हमको सोने के 2 घंटे पहले खाना खाना है। थोड़ा वॉक कर सकते हैं, और वॉक करने के बाद सोने के थोड़ी देर पहले आप कुछ हंसी मजाक की वीडियो देख सकते हैं, लाइट सॉन्ग सुन सकते हैं। सोते टाइम कमरे की लाइट कम से कम रखें। कोशिश करें शोरगुल वाला कमरा ना हो। सोने से पहले परिवार में या किसी से के साथ, या आप कोशिश करें आपके साथ कोई ऐसी बात ना करे जिससे आपका टेंशन बढ़े। तो ये चीज हमको अवॉइड करना है कि हमें कोई भी ऐसा चीज डिस्कस नहीं करना है जिससे हमारा टेंशन बढ़े और हम उसी चीज के बारे में सोचें। अगर आपको टेंशन रहेगा, आप चीजों के बारे में सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आपको नींद कैसे अच्छी आएगी। तो अच्छी नींद के लिए कल का काम कल करेंगे, आज का काम आज कर लिया है, आने वाला समय अच्छा होगा, ये चीज सोच के हम तो ये चीजें हो गई हैं। अब डीप ब्रीथिंग इज गुड एक्सरसाइज, ओके या थैंक यू। डीप ब्रीथिंग बिल्कुल अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन हमें अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है रिलेटेड डीप ब्रीथिंग, बिल्कुल आप फील फ्री पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डीप ब्रीथिंग कब नहीं करना है। अगर आपको सांस लेने में कोई समस्या होती है बिल्कुल अवॉइड करें, है ना, लेकिन डीप ब्रीथिंग आपको अच्छा महसूस करा सकती है। कुछ बच्चे भी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं या हमें लाइव देख रहे हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी आपको कोई भी चीज का इतना टेंशन नहीं लेना है कि आप इतना ज्यादा सोच रहे हो, इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो उसके बारे में कि आप अकेला महसूस करने लगो, अपने आप को अकेला कर लो, या किसी से बात ना करो, दोस्तों से अलग हो जाओ। नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका समाधान ना हो, है ना। आपको थोड़ा सा मन शांत रख करके हमको समझना होगा कि मेरी परेशानी क्या है,
मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे अभी क्या चाहिए, प्रेजेंट में क्या मददगार होगा, हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। ओके, तो एक चीज ये हो गया। अब एक हो गया, कभी भी किसी को भी आप, मैं एक सुसाइडल प्रिवेंशन टेक्निक बता रही हूँ आपको। कभी भी किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि जीवन खत्म कर लेना चाहिए या जीवन खत्म करना ही सारी समस्या का समाधान है, तो ये गलत चीज है। जीवन खत्म करना ही, थैंक यू पूरन भारद्वाज सर या मैम आपको, तो जिंदगी खत्म करना ही एक समाधान नहीं है। उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगता है कि आप खत्म हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, सारी समस्या जड़ ऐसा ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके जो पीछे आपके अपने हैं, जितना तकलीफ आपने झेला है उसका कई गुना तकलीफ वो झेलते हैं और वो पूरी जिंदगी झेलते हैं। तो कभी भी आपको आत्महत्या संबंधी विचार आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी सेफ प्लेस पर जाना है जहां पर आपको कोई भी नुकसानदायक चीज आपको नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कि छत पे अगर आप हो तो आप अपने कमरे में जाइए, खिड़की दरवाजे खोल लीजिए, इसके साथ साथ अब नुकसानदायक चीजों को दूर कर दीजिए। फिर क्या करना है, हमें मदद के लिए आगे बढ़ना है। कोई भी व्यक्ति जो आपकी मदद कर सकता है एट प्रेजेंट टाइम पे, आप चाहे किसी को आवाज लगाए, चाहे किसी को कॉल करें, किसी से भी मदद ले, चाहे आप किसी अपने को फोन करें, लेकिन आप मदद लें। एक चीज ये हो गए, आप तो हमेशा ही अकेले रहते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ प्रशांत। तो हमें मदद के लिए आगे बढ़ना है, एक चीज ये हो गया। और हमें ये चीजें अपनों से शेयर करनी है, तो ये चीज हमें सोचना है। देखिए, कई बार कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कई बार कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में है, कुछ नहीं है। अगर कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उसको करते जा रहे हैं, हम उसके बारे में अपना पूरा दिमाग, अपना समय, अपना टाइम, अपना एनर्जी एक ही चीज पे लगाएंगे, थैंक यू, लगाएंगे, तो उससे उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए दीवार है, अगर मैं आपको कहूं कि दीवार में धक्का मारना है, आपको दीवार में धक्का मारना है, दीवार गिरानी है, तो क्या आपके कंट्रोल में है? आप कब तक ट्राई करोगे? तो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए अपना टाइम, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। और जैसे कि प्रशांत, आप अकेले हमेशा रहते हो, तो कोशिश करो कि आप अपनों से जुड़े रहें, आप अपने परिवार के साथ समय दें और अपने मन की बातें अपने परिवार के साथ शेयर करें, चाहे वो दोस्त है, किसी से भी शेयर करें, लेकिन शेयर करें। और अब शायद हम एंड करते हैं। वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन फॉर चाइल्ड केयर, थैंक यू। सो लास्ट में आप जितने भी लोग जुड़े हैं और आप नेक्स्ट जो भी आप हमारी वीडियो देखें, तो हमारे समाज में सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो कुछ डिस्कस कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इस ग्रुप में दीजिए अपने भाई बहनों को। नए नए टॉपिक हम लाए, लाइव आते रहिए और अपना पार्टिसिपेट भी करिए। तो अभी हम एंड करें इस सेशन को। किसी के सवाल जवाब है कुछ? ओके, सो अभी कोई सवाल जवाब नहीं होता तो हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू। एंड में मैं थैंक यू इस वीडियो, इस सेशन का क्रेडिट देना चाहूंगी
राज भैया को और प्रभात भैया को, जिन्होंने ये इनिशिएट किया, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कि आप अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, अपना बात रखें। तो आज उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है और आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रभात भैया एंड राज भैया। थैंक यू सो मच। अपना नंबर दीजिएगा प्लीज़, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। थैंक यू सविता जी, थैंक यू बेटी बहन, आप सभी को थैंक यू। थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं राज भैया को इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू प्रशांत। हम नेक्स्ट सेशन भी प्लान कर सकते हैं, आप राज भैया को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। कोई टॉपिक हो तो हम सब आपस में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, अब एंड कैसे करूं? उसके बाद क्या करना है? कुछ रह गया एंड में? नहीं, अभी कुछ बोलना रह गया है। ओके 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 ओके, थैंक यू। थैंक यू रोहित भैया, मेरा भाई। मैं आप सबको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि इस कलयुग के ज़माने में भी मुझे मेरे श्रवण कुमार जैसे भाई मिले हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और मैं आज जहाँ भी हूँ अपनी मम्मी, अपने भाइयों की बदौलत हूँ, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब कोई अपना साथ नहीं देता है। तो हमने परिवार ने मिलके ही हमने उस मुश्किल वक्त से समय हमने काटा है और बहुत कुछ देखा है, और आज हम परिवार एक साथ है और चीज़ें अब जाके हमारे ट्रैक पर आई हैं। तो थैंक यू। किसी का कोई सवाल जवाब है? हम इसको एंड करें? एंड करना है तो भी मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज। प्रभात भैया, कोई सवाल है आपका? प्रशांत, रोहित, कोई सवाल है भैया? कुछ पूछना चाहते हो या कोई टॉपिक ऐसा जो डिस्कस करने के लिए रह गया हो तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। जैसे किसी ने पूछा था नीट की समस्या। थैंक यू। हम 5 मिनट के लिए इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर कोई भी सवाल है तो आप बात कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए मार्गदर्शन कीजिए प्लीज। सॉरी। बिल्कुल सर। बुजुर्गों जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे परिवार का बहुत, या हमारे
समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य या हिस्सा हम कहें, बुजुर्ग, जिनको जैसे कि इसके पहले मैंने शेयर किया कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका व्यवहार अलग होता है ना, ऐसे ही बुजुर्ग होने के बाद उनका व्यवहार अलग हो जाता है। तो कई बार थैंक यू प्रभात भैया। तो बुजुर्गों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मान लीजिए अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो आप उनका आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि ये बहुत ही आप बहुत लकी है कि आपके पास सेवा करने के लिए आपके बुजुर्ग आपके साथ है। और जो बुजुर्ग है जो इस सेशन को सुन रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप अपना समय निकालने की कोशिश करें। अपने समय को कैसे निकालना है, कैसे काटना है, अगर मैं वो चीजें आपको बताऊं तो क्या करना है आपको, जब भी आप सो के उठ रहे हो तो जो भी आप कर सको, आप फ्रेशन अप हुए, है ना, अपना नियमित काम करिए, अपने लिए समय निकालिए, बच्चों के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, गांव में जहां पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आप अपना खुद का ग्रुप बनाइए, उनके साथ टहलने के लिए जाइए, जितना आपसे पॉसिबल हो सकता है टहलने के लिए जाइए। और इसके साथ साथ मंदिर आप अपने अपने धर्म के अनुसार आप बिल्कुल जा सकते हैं, जहां भी आपको अच्छा लगे आप मंदिर जाइए, भजन करिए, भजन में शामिल होइए, अपना टारगेट बनाइए। कई बार आप अपना टारगेट बना सकते हैं, एक अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कॉपी ले लीजिए, उसमें कुछ भी चैंटिंग, कुछ भी अच्छा आपको लगे वो लिखिए, ये कर सकते हैं। राज भैया आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज ये हो गया। और आप ऐसा ग्रुप ज्वाइन करिए जिसमें आपका समय कटे, उनके साथ बातचीत करना, टहलने जाना, मंदिर जाना, थोड़ा बहुत किसी काम में बिजी हो जाना, थोड़ा जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप, और किसी से बातें करना, ये चीज कर सकते हैं। और आप सभी एक चीज, अपना कभी भी अपने आप को ना भूलें। आप कभी भी अपने आप को ना भूलें। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप घर पर हाउसवाइफ हैं, आप नौकरी पेशेवर हैं, आप खुद का बिजनेस है, कुछ भी है, सबसे पहले आप आए हैं, फिर समस्या आई है। ओके, मैं बताती हूं। तो पहले आप आए हैं, फिर समस्या आई है। तो हमें अपनी हॉबीज, किसी को, अब जैसे हमारे साइड बघेलखंडी में सोहर पसंद होता है, किसी को भोजपुरी गाने पसंद होते हैं, किसी को कुछ फनी वीडियो पसंद होती है, किसी को कोई हंसी मजाक का सीरियल पसंद होता है। जो भी आपको पसंद है वो बिल्कुल आप इंजॉय करें। आप दिन में कम से कम आधे घंटे अपने लिए समय निकालें, आधे घंटे नहीं निकाल पा रहे 15 मिनट का समय निकालें, लेकिन अपने लिए खुल के जिए, 15 मिनट का समय निकालें, खुल के जिए और इंजॉय करें, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आने वाला है ना, ये चीज है। रात में सुबह नींद ना खुलने का कारण, देखिए सुबह नींद ना खुलने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ठंड में कहूं तो ये कॉमन सी चीज है कि ठंड में क्या होता है कि आलस आता है, तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम लेट नाइट मोबाइल चला रहे हैं, लेट नाइट हम मूवी देख रहे हैं, स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, या अगर हम लेट सोते हैं तो डेफिनेटली नींद कैसे पूरी होगी। तो ये रीजन भी हो सकता है। कई बार कुछ समस्याएं भी हो सकती है, तो आपको समझना होगा कि ये कब से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आप समय से सो रहे हैं, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ओके मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ, बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो ये समस्या हो सकती है ना। एक चीज हो गया। आप बघेलखंड में किस जगह से? मैं भोपाल से हूँ, इंदौर में मेरी नौकरी है NHM के अंडर में, और मेरी नानी रहती है रीवा में
नई गढ़ी के पास भौती गांव है, वहाँ मेरी नानी रहती हैं और मैं बचपन से ही भोपाल में हूँ, तो मैं भोपाल से हूँ। रात में देर से सोना, मस्तिष्क में विचार का चलना और मोबाइल से ज़्यादा देर तक उपयोग करना, इसलिए बिल्कुल अपने दिनचर्या का पालन करें। जो मैंने दिनचर्या आपको बताई है उसको आप रूटीन में लाएं, आपको आराम मिल सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके सेहत, आपके स्वास्थ्य से बढ़कर हो। आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हो गई। और अस्पताल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप नज़दीकी जिला अस्पताल में समस्या बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। कोई और बात, कोई और डिस्कशन, कोई और टॉपिक जो रह गया हो? अच्छा, एक और चीज है, नशा। नशे के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति है जो पहले शराब नहीं पीता था या कोई भी नशा नहीं करता था, लेकिन किसी कारणवश वो नशा करने लगा है, तो अब को छोड़ने जाना, चौराहे से ई रिक्शा पे बिठा के आ रही हूँ। ओके, है ना। अब बाहर से लॉक कर दो। हाँ, थैंक यू। तो कोई व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार का नशे का आदी हो चुका है, उसकी नशे की लत नहीं छूट रही है, तो हमें समझना होगा कि ये भी एक प्रकार की मानसिक ही समस्या है, नशा ना छूट पाना। इसको हम एडिक्शन भी बोल सकते हैं। इसका इलाज होता है, आप नजदीकी जिला अस्पताल में इसका इलाज करवा सकते हैं। हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि वो नशे में क्यों पड़ा, किस तरीके से पड़ा, क्या चीजें उनको परेशान कर रही हैं, किस कारण से, क्या कोई स्ट्रेस है, कोई बात है, चीजें हो रही है, तो इसका इलाज भी होता है। तो बिल्कुल आप इलाज ले सकते हैं। तो सभी के अगर सवाल जवाब हो गए हो तो हम सेशन को एंड करते हैं। एक्चुअली मेरा गला बैठा है, मैं क्लियर नहीं बोल पा रही हूँ, सॉरी अगर मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, थैंक यू।